Assalamu alaikum students. Our next topic is free fall. फ्री यानी कि आज़ादाना तौर पर, फॉल यानी कि गिरना। तो आज़ादाना तौर पर गिरना, तो अब हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके तहत हमको ये फ्री फॉल देखना है। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के ज़रिए से हर एक जो ऑब्जेक्ट है उस पर एग्जर्ट करता है, उस पर एक्ट करता है, उस पर अमल करता है। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर एक पर अर्थ की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो काम करती है, वो एक्ट करती है। अब कोई भी एक चीज़ को अगर हम होल्ड करके रखें, अब जैसा ये मार्कर पेन है, अब ये पेन को इस तरह से अगर हम होल्ड करके रख रहे हैं तब ये रेस्ट पोजीशन पर है। हालांकि अर्थ इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है तो ये उसकी जानिब जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड किए हैं। होल्ड करना भी क्या है, एक तरह का उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। ये फोर्स किसके डायरेक्शन में है, ये फोर्स है अर्थ के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और हम उसके अपोज उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना ज़मीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। इसको खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जितना फोर्स ज़मीन लगा रही है हम उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। हम ऐसा कुछ फोर्स लगाकर दिखा नहीं रहे हैं कि हम इधर फोर्स लगा रहे हैं बोलकर। ये फोर्स कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये फोर्स हम इसको होल्ड किए हैं, मतलब हम इस पर ये फोर्स लगा रहे हैं। इसी वजह से ये यहाँ पर आपको रेस्ट पोजीशन पर दिख रहा है। अब जैसे ही हम ये जो हम इसको होल्ड किए हैं, ये अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाए। तो नीचे गिरना यानी कि अब हमारे ज़रिए जो फोर्स था वो अब हट गया है, वो रिलीज़ हो गया है। जैसे ये फोर्स रिलीज़ हो जाएगा, अब टोटल जो फोर्स रहेगा वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहेगा। यानी कि पूरा अब एक ही फोर्स हम एक्ट करेगा उस पर, और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, नीचे की जानिब आ जाएगा। और जब उस पर दूसरा कोई फोर्स की बजाय सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती हो, और अगर वो पूरी तरह से इसलिए फॉल डाउन होता है, दैट इज़ द फ्री फॉल। कोई भी चीज़, जैसे हम बॉल अगर पकड़ें वो छोड़ दें, कोई भी चीज़ हम होल्ड करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो ज़मीन की ही जानिब आती है। तो ज़मीन की जानिब आना के ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ज़मीन की वजह से, ये अर्थ उस पर एक्ट करता है। तो इस तरह से ये है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में क्या है, अब जैसे कि अगर हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की जानिब फेंकते हैं, अब ऊपर की जानिब अब जैसे हम थ्रो करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद ऊपर जाती है, उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो फॉल डाउन हो जाता है, वो नीचे की जानिब ही आ जाती है। अब नीचे की जानिब जिस वक्त कोई भी बॉडी आ रही हो, जैसे कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ नीचे आ रही, ये चीज़ जिस वक्त नीचे आ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब बन रहा है तो हमारे पास इसके जो जिस वक्त हम इसको होल्ड करके रखें, अभी हमने इसको छोड़े नहीं, रिलीज़ नहीं किए, अब इसकी वेलोसिटी है क्या, कुछ नहीं है। जब हम छोड़ेंगे तब ये यहाँ से मूव होगा, और मूव होगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इज़ द स्पीड, और वो डायरेक्शनल है तो इसलिए वेलोसिटी, ये सब बातें। इसलिए यहाँ पर हम इसको होल्ड जिस वक्त किए हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और उसको किससे डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। अब वो जब अर्थ पर आ रही है, वो जब ज़मीन पर टच हो जाएगा
तो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। वो कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तमाम चीज़ें हम हमारे पास जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, उनके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। तो पहले जनरल इक्वेशंस में आपको बता देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यानी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। हाँ, तो यहाँ पर एक मरतबा अगर हम लिख दिए तो ये u इनिशियल वेलोसिटी, v ये फाइनल वेलोसिटी, a दिस इज एक्सेलरेशन, t दिस इज टाइम। अब एक और चीज़ आएगी सेकंड इक्वेशन में, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो इक्वेशन है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, इन्हीं 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन को अब हमको ये सूरत में लाना है कि जिस वक्त हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये उस सिचुएशन में ये जो 3 इक्वेशंस हैं, अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या चेंज हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू कितना है यहाँ पर हमारे कंडीशन के लिहाज से 0 है, तो इसलिए ये 0 प्लस a की बजाय g, a is the acceleration but here acceleration due to gravity, therefore a की जगह पर ये g और ये t है। तो therefore first equation becomes v equal to 0 plus gt यानी कि ये gt। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी, यानी u तो 0 है, 0 इंटू टी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यानी कि ये टर्म 0 हो गया। अब ये हाफ डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, हाफ a की जगह g टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। वैसे यहाँ पर भी नंबर दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए। थर्ड है v स्क्वायर, ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 0 स्क्वायर यानी 0 टू a की जगह g, s की जगह s। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन फ्री फॉल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम ये सब चीज़ें मालूम कर सकते हैं। क्या क्या? v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, सेकंड में s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, थर्ड में आप इसके ज़रिए से v स्क्वायर 2gs। अब इसमें से कोई भी एक अगर आपको मालूम करना हो, 2 कीमतें मालूम हैं, तो आप वेरिएबल मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम रही, आप टाइम मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ रहा तो टाइम मालूम कर सकते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम टू रीच दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो टाइम लगेगा उसको ज़मीन तक पहुँचने के लिए, अर्थ तक पहुँचने के लिए, वो आप उसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। अब इसके बरखिलाफ अगर कोई ऑब्जेक्ट आप नीचे से ऊपर की जानिब उछाल रहे हैं, ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऊपर जब थ्रो करते हैं तो ये जो एक्सेलरेशन है वो प्लस जी की बजाय अब क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। प्लस जी टुवर्ड्स द अर्थ, अब ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन जो अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है उसके खिलाफ में जब ये काम करेगा तो ये हो जाएगा माइनस जी। तो इस तरह से उसके भी आप बहुत सारे जो इक्वेशंस हैं वो हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का तो डेफिनेशन आपको याद ही होगा गालिबन। हाँ, क्या है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन? द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बाय द पोजिशन और बाय द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके पोजीशन की वजह से या उसके स्टेट हालत की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब
जनरल जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू mgh। समझो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से, ये अर्थ अगर है, ये उसका रेडियस है, ये कैपिटल R, और ये सरफेस से समझो यहाँ पर ये h है, ये हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो उस m मास वाले ऑब्जेक्ट की जो कि h हाइट पर है सरफेस ऑफ द अर्थ से, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट विल बी mgh। ये तो आपको मालूम ही है फार्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये उसका हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये तो हो गया जनरल आपका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब एक और चीज़ हमने स्मॉल जी के वेरिएशंस के ताल्लुक से पढ़े कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है। अब जी की वैल्यू जब डिक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो एक हाइट ऐसी आएगी कि जहाँ पर जी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, वो ज़ीरो ही हो जाएगी। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो गया तो ज़मीन का, अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल जो फोर्स उस पर एक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ज़मीन उस पर कोई असर अपना कायम नहीं रख सकेगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, तो उस पर अब कोई एनर्जी भी नहीं रहेगी, कोई फोर्स भी नहीं रहेगा। इस वजह से वहाँ पर भी ये जो पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी वहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो ज़ीरो ही कंसिडर की जाए। तो एट इन्फिनाइट डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंसेस रहते हैं वहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो ही हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब ज़ीरो हो गई तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट के लिए जो कि हमको जैसा कि अर्थ के अतराफ रिवॉल्व कराना है, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं और मून जो एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है जो रिवॉल्व हो रहा है, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो ये हम क्या करते हैं, ये वो कुछ हाइट के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि एट सम हाइट्स, कुछ हाइट के लिए हम उसके भी ऊपर अगर ये कंसिडर करें कि जो ग्रेविटी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी हम लेस देन ज़ीरो लेंगे। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो से कम। ज़ीरो से कम जब कोई भी वैल्यू रहेगी तो दैट विल बी निगेटिव वैल्यू। लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, अ वैल्यू मस्ट बी निगेटिव। कोई भी जो कीमत है वो लेस देन ज़ीरो कब होगी, जब वो निगेटिव होगी, यानी कि हम उसको बोलेंगे लेस देन ज़ीरो हो गई, यानी कि वो निगेटिव वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो h हाइट पर है, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर, और उसका मास अगर m है, तो उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं, ये पूरा ये r प्लस h के ताल्लुक से अब हम ये लिखेंगे, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम लिखते हैं निगेटिव, यानी कि माइनस Gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, दिस r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि हम कहाँ से ले रहे हैं, पूरा ये सेंटर ऑफ द अर्थ से ले रहे हैं। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर तो वो पूरा जो डिस्टेंस है, हाइट है उस ऑब्जेक्ट की, वहाँ तक का हम ले रहे हैं। सो the gravitational potential energy is minus Gmm divided by r plus h. From this we can calculate the gravitational potential energy of a object situated at a height small h from the surface of the earth. Next topic we will see the escape velocity. Our next topic is escape velocity. अब escape का मतलब क्या है, फरार हो जाना। अब एस्केप वेलोसिटी, अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अब किसी भी जिस्म का हमको जब एस्केप वेलोसिटी मालूम करना है, उसकी जो फरारी रफ्तार मालूम करनी है, उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं कि
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की जानिब जब ऊपर फेंकते हैं हम, हाँ, जैसे कि फ्री फॉल में हमने ऊपर से नीचे आते हुए जिस्म के लिए देखे हैं। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की जानिब फेंक रहे हैं। अब जिस वक्त हम नीचे से ऊपर की जानिब कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अब आप ऑब्ज़र्व किए होंगे कि दोबारा वापस मेरे हाथ में आ गया, मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूँ, वो वापस आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि मैं इस पर कोई थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि एनर्जी दे रहा हूँ उसको, कुछ वेलोसिटी से उसको ऊपर की जानिब उछाल रहा हूँ, तो वो ऊपर जा रहा है। उसके बाद कुछ हाइट अटेन कर रहा है, कुछ डिस्टेंस तक जा रहा है, उसके बाद वो वापस आ जा रहा है। तो वापस आ रहा है तो इसमें 2-3 बातें आप गौर कीजिए कि इसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। बहुत मिनिमम वेलोसिटी से इसको फेंका गया है कि थोड़ी रफ्तार इसको दी गई, ये ऊपर गया। अब ऊपर जब ये जा रहा है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएगा वैसे वैसे ज़मीन, अर्थ क्या करेगा, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। वैसे तो एक्ट करता ही है, लेकिन जैसे हम इसको अपने हाथ पैर से हटाते हैं इस पर वो फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये ऊपर की जानिब जाते जाएगा वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। हाँ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते एक हाइट ऐसी आएगी, एक मुकाम ऐसा आएगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। कितनी हो गई? ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाने के बाद अब जैसे कि ये एक बॉल को आपने ऊपर फेंके, ये ऊपर गया है, ऊपर गया, यहाँ तक पहुँचा समझो, ये हाइट ये हाइट तक पहुँच रहा है। अब ये हाइट तक जब ये जा रहा है, तो ये हाइट तक जाने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुँच गया है तो वो हाइट कितनी है ये भी हम मालूम कर सकते हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो हमको मालूम करना पड़ेगा कि कितनी वेलोसिटी से हम इसको भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब ये हाइट पर पहुँच जाएगा उसकी जो वो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो तो ज़ीरो रहेगी। तो थर्ड जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है न्यूटन ने जो दिया है उसके ज़रिए से हम ये तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हम अगर न्यूटन थर्ड इक्वेशन अगर लिखे, क्या है वो, v² = u² + 2as। अभी जैसा हमने देखे हैं पिछले आर्टिकल में, फ्री फॉल में हमने 3 इक्वेशंस भी देखे हैं। वो 3 इक्वेशंस में जो थर्ड इक्वेशन है उसके मुताबिक v² = u² + 2as मीन्स फाइनल velocity is v, initial velocity is u, a is the acceleration and s is the displacement. Displacement means the height, यानी कि वो हम जो वेलोसिटी से उसको ऊपर भेज रहे हैं वो कितनी हाइट तक ऊपर गया है, that distance is nothing but this s and acceleration। और चूंकि हम वर्टिकली इसको थ्रो ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर की जानिब जब करेंगे तो ये a जो है क्या हो जाएगा, वो -g हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है और वर्टिकली अपवर्ड जब जाएगा तो एक्सेलरेशन -g हो जाएगा। और जो फाइनल वेलोसिटी है कुछ हाइट तक जाएगा और जैसे जैसे ज़मीन उसको अपनी जानिब खींचेगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते 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 ज़ीरो हो जा रही है। तो ज़ीरो जब हो गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन -g। इस लिहाज से ये इक्वेशन अगर हम लिखें v² यानी कि ये 0² = u² + 2as यानी कि 2 × a यानी दिस -g × दिस s। सो 0 = u² ± -2gs। और ये माइनस वाली इक्वेशन को इधर अगर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा। सो 2gs = u²। देयरफॉर the distance reached by the object can be determined with this formula s = u², that is the initial velocity divided by this 2g। तो इस फार्मूला s = u²/2g के ज़रिए से आप जो उसका हाइट है कि वो कितनी हाइट तक ऊपर जा रहा है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, आप उस डिटरमाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जितनी ज़्यादा आप इनिशियल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करेंगे वो उतनी ज़्यादा ऊपर तक जाएगा।
अब आप भी ये बात समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा इसको इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी उतनी ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी देर तक वो वहाँ पर हाइट अटेंड करेगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल जो पुल है, ज़मीन जो उसको अट्रैक्ट करेगी, वो जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होते 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 वो ज़ीरो होना, फिर वो फॉल डाउन होना है। यानी कि आप ज़्यादा हाइट तक अगर लेकर जाना है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ग्रेटर द इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर द हाइट दैट ऑब्जेक्ट विल रीच। अब बाज़ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी दे रहे हैं तो जो ज़मीन जो उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है, वो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है और वो वापस आ रहा है, मतलब वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है। अगर समझो कि वो हम इतनी वेलोसिटी से ऊपर भेजे कि वो वहाँ से वापस ही ना आए, तो मतलब ये है कि वो ज़मीन के जो इन्फ्लुएंस है उससे एस्केप हो गया है, उससे आज़ाद हो गया, उससे फ़रार हो गया है। सो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज़ नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी बाय विच द ऑब्जेक्ट will escape from the earth's gravitational influence। अब उस पर ज़मीन का जो असर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो ज़मीन पर वापस नहीं आएगा। तो वो एस्केप वेलोसिटी जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो तरह के अगर हम इक्वेशंस अगर देखें, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, तो उसके ज़रिए से हम जो एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो मालूम कर सकते हैं। नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब सरफेस ऑफ द अर्थ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट अगर कंसिडर करें तो उसके हम तीन एनर्जीज लिखेंगे। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के ई इक्वल टू जनरल फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ये v चूँकि एस्केप वेलोसिटी है इसलिए यहाँ पर ESC लिखा जाता है, यानी कि एस्केप के लिए। जनरली स्मॉल e भी लिख सकते हैं या ESC भी लिख सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE, दिस इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। क्योंकि ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है इसलिए R प्लस H की बजाय हम यहाँ पर सिर्फ R लेंगे। C है टोटल एनर्जी, दैट इज TE विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv square, that is escape, plus minus gmm divided by r. So it will become half mv escape square plus minus gmm divided by r. So this is the total energy of the object on the surface of the earth. अब हम अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर अगर लेंगे, एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, ज़मीन से अगर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट डिस्टेंस पर अगर ले रहे हैं तो इक्वेशंस क्या होंगी? फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, अब ऊपर काइनेटिक एनर्जी उसकी एस्केप वेलोसिटी नहीं रहेगी वहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, इसलिए ज़ीरो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाय R प्लस H, जनरल जो हमारा फार्मूला है, लेकिन H क्या है यहाँ पर? इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तो R प्लस H की जगह हम यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम ज़ीरो। थर्ड टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस ऑल बिकम ज़ीरो। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड,
This is of the total energy on the surface of the earth. This is total energy of a body having a mass small m but at infinite distance. But according to the law of conservation of energy, we are calculating here with the help of that law. Therefore, according to that law of conservation of energy के मुताबिक जो टोटल एनर्जी है, चाहे वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर हो या इन्फिनिट डिस्टेंस पर हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. Therefore, we can write half mv square, that is escape, minus gmm by r इक्वल टू 0. यानी कि इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन एक दूसरे के मसावी रहेंगे. देयरफॉर वी कैन राइट हाफ mv स्क्वायर escape इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय r. बोथ साइड mm गेट कैंसल. देयरफॉर v escape स्क्वायर इक्वल टू, ये दो इधर आएगा, 2gm डिवाइडेड बाय r. देयरफॉर v escape इक्वल टू, टेकिंग अंडर रूट, ये स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2gm बाय r. बट वी नो अनदर रिलेशन, gm इक्वल टू gr स्क्वायर. ये तो याद होगा ना, g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन gr इक्वल टू gm इक्वल टू gr स्क्वायर. ये अगर रखें यहाँ पर तो v escape इक्वल टू अंडर रूट 2gm की जगह gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस r. तो r और ये स्क्वायर गेट कैंसिल. देयरफॉर v escape इक्वल टू अंडर रूट 2g दिस कैपिटल R. हम ये वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करें तो 2 इंटू दिस 9.8 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶. अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. यानी कि अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा के लिए एस्केप हो जाएगा. यानी कि उस पर से ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. तो इस तरह से जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है कितनी है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इस तरह से ये ग्रेविटेशन के मुतालिक जो हमने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं उन सब का दोबारा से आप हर एक टॉपिक का रिवीजन कीजिए, इसके पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए अच्छे से, इसमें के जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, एग्जांपल्स हैं वो भी कीजिए, और जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो दिए गए हैं वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. बाद में इंशाल्लाह मैं आपको वो तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो भी डिफ़िकल्टी है वो अच्छे से सॉल्व करके बतला दूँगा. ओके, थैंक यू.